अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है। इसमें आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। हम आज ये बात डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक रोटेटिंग कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, और जब हम एक्सटर्नल सर्किट में कोई लोड अटैच कर देते हैं तो उस लोड में से इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करता है। सो डिटेल्ड डिस्कशन व्हाइट बोर्ड पे होगी। चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इसमें सबसे पहले जो हम हेडिंग लिखेंगे वो इंट्रोडक्शन की होगी। इंट्रोडक्शन में हम ये लिखेंगे कि वी नो दैट व्हेन अ करंट आई फ्लोज थ्रू अ कॉइल, a torque acts on it given by the relation NIAB cos of alpha। अब नेक्स्ट यहां से जो क्वेश्चन अराइज होता है वो है व्हाट विल हैपन इफ द कॉइल इज रोटेटेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे ये होगा कॉइल विल एक्ट एज जनरेटर, कॉइल जनरेटर की तरह एक्ट करेगी। और इफ अ लोड इज कनेक्टेड, अगर हम जनरेटर के टर्मिनल्स के ऊपर कोई लोड कनेक्ट करेंगे तो उसमें से करंट भी फ्लो करेगा। अदरवाइज अगर आप लोड कनेक्ट नहीं करते, आउटपुट सर्किट को ओपन रहने देते हो, तो उस वक्त सिर्फ इंड्यूस हो जाएगी ईएमएफ, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। सो रेजिस्टेंस ओपन सर्किट की इंफिनिटी होती है, तो करंट I इज इक्वल टू E ओवर R की वजह से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज एसी जनरेटर। एन ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर is the device that converts mechanical energy into electrical energy। और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चार्जेस ऑसिलेट करते हुए मिलें तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर हो जाएगा। अगर यूनिडायरेक्शनल करंट हो तो फिर वो डायरेक्ट करंट जनरेटर बन जाएगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी की बात की गई है ये कौन सी एनर्जी है। ये है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी में से भी स्पेसिफिकली कौन सी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करके कॉइल को घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होती है और करंट जनरेट होता है। इसलिए हम इस डिवाइस को एसी जनरेटर का नाम देते हैं। अब हम जो नेक्स्ट हेडिंग लिखने जा रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की। इसमें हमने जो कुछ लिखना है वो डायग्राम के जरिए से एक्सप्लेन कर देना है। डायग्राम में जो हमने सबसे पहली चीज बनानी है वो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक पोल्स
जो ऑब्वियसली किसी यू शेप्ड मैग्नेट के एंड्स हैं, इनके दरम्यान में हम फिलहाल कंसीडर कर रहे हैं रेक्टेंगुलर क्वाइल, और रेक्टेंगुलर क्वाइल की जो लेंथ है उसे L और जो विड्थ है उसे W लिखेंगे, और जो इसका एरिया रिप्रेजेंट किया जाएगा वो A होगा, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ। और जो इस क्वाइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स N से रिप्रेजेंटेड हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल पोल्स ने अप्लाई की है उसे हम B का सिंबल दे देते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे ये बताना है कि इस क्वाइल का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द क्वाइल रोटेट कर सकती है, और ये क्वाइल कपल्ड है किसके साथ? एक सोर्स के साथ। वो सोर्स क्या करता है? वो सोर्स इस क्वाइल को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सोर्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंजन, जैसे कि घरों में हम जब जनरेटर चलाते हैं तो उसके साथ एक फ्यूल इंजन अटैच्ड होता है। जब फ्यूल इंजन की शाफ्ट रोटेट करती है तो वो क्वाइल को रोटेट करवाती है, और क्वाइल के टर्मिनल से हमें ईएमएफ मिल जाती है, या फिर अगर हम लोड कनेक्ट कर देते हैं तो करंट भी मिल जाता है। सो ये सारी बातें हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में अभी तक बता दी हैं। अब हम इन बातों के हिसाब से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर क्वाइल रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से। इस तरीके से हमने ये रेक्टेंगुलर क्वाइल ड्रॉ की है, और यहाँ पे जो वायर कनेक्शंस हैं वो इस तरह से मौजूद हैं। इनको मजीद एक्सप्लेन हम बाद में करते हैं। फिलहाल इसके गिर्द जो हमने मैग्नेट के पोल्स प्लेस करते हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये मैग्नेटिक पोल्स हैं। जिसमें से ये नॉर्थ एंड है और ये साउथ एंड है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो हमें ये क्वाइल इस तरह से दिखाई देगी कि लेट से ये नॉर्थ पोल है इस तरह से। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और जो हमें ये क्वाइल दिखाई दे रही है उसका टॉप एंड हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है यूं। इन कॉर्नर्स का हम नाम भी रख रहे हैं। ये कॉर्नर है कॉर्नर ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ऊपर से देखने से हमें यहाँ पे जो कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं वो कौन से हैं? वो हैं डी एंड ए। यहाँ पे ये पूरा जनरेटर का सिस्टम कपल्ड है एक शाफ्ट के जरिए। किसके साथ? एक इंजन के साथ। और इंजन क्या कर रहा है? इस कॉइल को रोटेट करवा रहा है इस तरह से। दैट मीन्स अगर हम टॉप व्यू लेते हैं तो टॉप से देखने पे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और अगर हम देखते हैं बॉटम से तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसलिए हम जब टॉप व्यू लेंगे तो हमें जो रोटेशन दिखाई दे रही होगी वो किस तरह से होगी कि ये एंड ए इस तरफ मूव कर रहा होगा और इसकी वेलोसिटी v होगी इस पॉइंट की, और जो एंड डी है वो इस तरफ मूव कर रहा होगा और उसकी वेलोसिटी v होगी। थोड़ी देर बाद क्वाइल रोटेशन के बाद इस पोजीशन पे मौजूद होगी कि ये जो हमने मैग्नेटिक पोल्स अप्लाई किए हैं इस तरह से, इसमें जो क्वाइल की साइड्स ए और डी हैं वो रोटेट करके इस पोजीशन के ऊपर मौजूद होंगी कि ये है डी और ये है ए, और इनकी वेलोसिटीज इस डायरेक्शन में है। टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करें इस तरीके से तो हम ये बात देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के साथ एंगल बना रही है वो थीटा है। यहाँ पे एंगल भी थीटा है। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 30 डिग्री बनेगा, और अगर हम इस पोजीशन के ऊपर ये वाला एंगल फाइंड आउट करें तो ये कितना होगा? ये 150 डिग्री होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात जानते हैं कि जब हम डिस्कस कर रहे हों सप्लीमेंट्री एंगल्स को,
तो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल आया, जैसे कि 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री 180 डिग्री बनता है, तो 30 और 150 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो जब हम साइन 30 फाइंड आउट करेंगे तो उसका आंसर 1/2 आएगा, और जब हम साइन 150 डिग्री फाइंड करेंगे तो उसका आंसर भी 1/2 आएगा। तो जितने भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं सबके साइंस की वैल्यूज इक्वल आती हैं, इसलिए ये मैटर नहीं करता कि आप यहाँ पे ये एंगल डिस्कस कर रहे हैं या फिर ये वाला एंगल डिस्कस कर रहे हैं। जो मर्जी एंगल डिस्कस कर लें, जब हमने साइन थीटा सॉल्व करना है तो वही आंसर आना है, और ये साइन थीटा आगे डेरिवेशन में अपेयर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस तरीके से यहाँ पे इस कॉइल का टॉप व्यू भी ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, और वो है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या हैं? स्लिप रिंग्स इस तरह के बने हुए दो रिंग्स हैं, और ये स्लिप रिंग्स अलहदा अलहदा टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हैं। एक स्लिप रिंग इस टर्मिनल के साथ इस तरह से कनेक्टेड है, और जो दूसरा वायर का टर्मिनल है वो इस स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसके सेंटर में से बगैर टच किए गुजरता हुआ आ रहा है, और ऊपर वाले रिंग के साथ यहाँ पे आके कनेक्टेड है। सो स्लिप रिंग्स को हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं स्लिप रिंग आर और आर प्राइम का, और ये आर और आर प्राइम हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमने डिस्क्राइब करना है वो है कार्बन ब्रशेस को। कार्बन ब्रशेस इस तरीके से रिप्रेजेंटेड हैं कि ये एक कार्बन ब्रश है और ये दूसरा कार्बन ब्रश है। इनको हम C और C प्राइम का नाम दे रहे हैं, सो ये भी डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं। ये कार्बन ब्रशेस का क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक ये है कि जब कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल्स के साथ जो लगे हुए स्लिप रिंग्स हैं वो भी रोटेट करेंगे, लेकिन वो कार्बन ब्रश के साथ इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में ही रहेंगे। सो रिंग रोटेट करता रहेगा और कार्बन ब्रश के अगेंस्ट स्लिप करता रहेगा और इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बरकरार रहेगा। सो ये कार्बन ब्रशेस आगे कनेक्टेड हैं वायर्स के थ्रू उन टर्मिनल्स को जिनके थ्रू हम एक्सटर्नल सर्किट को करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इस एक्सटर्नल सर्किट में कहीं कोई लोड कनेक्टेड है इस तरह से कि हम यहाँ पे उसको यूं बना रहे हैं, ये कोई बल्ब है या पंखा है, इसे लोड रेजिस्टेंस RL कह रहे हैं, तो इसके क्रॉस करंट प्रोवाइड हो सकता है। सो अब हम फर्दर इसकी डिस्कशन कर लेते हैं मैथमेटिकल डिस्कशन की हेडिंग के अंडर। यहां पे हम हेडिंग लिख देते हैं मैथमेटिकल डिस्कशन, और इसमें हम ये बात लिखते हैं कि जब भी कोई चार्ज कैरियर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस चार्ज कैरियर के ऊपर एक्सर्ट होने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका एक्सप्रेशन FB इज इक्वल टू QV क्रॉस B होता है, और इसका डायरेक्शनल फार्मूला FB यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू V यूनिट वेक्टर क्रॉस B यूनिट वेक्टर लिखा जाता है। लेट्स से मैं रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन और बोर्ड से बाहर आती हुई Z डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो हमें ये बात पता चल रही है कि जो साइड CD है वो हमारी तरफ आ रही है, वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर आ रही है। सो इसलिए अगर मैं यहाँ पे कोई रिप्रेजेंट कर देता हूँ चार्ज कैरियर, लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज कैरियर मौजूद है और Q की जगह पे चूंकि +E लिखना है इसलिए इस एक्सप्रेशन में पॉजिटिव मौजूद है ना कि नेगेटिव का साइन मौजूद है। सो ये इस कॉइल की रोटेशन के साथ फिलहाल बोर्ड से बाहर आ रहा है चार्ज। सो इसकी वजह से वेलोसिटी की जगह पे लिखा जाएगा +Z डायरेक्शन, दैट मीन्स +K हैट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ अप्लाइड है, दैट मीन्स पॉजिटिव X डायरेक्शन में, और ये होगा I यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट। सो हमने चूंकि शॉर्टकट मेथड फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया हुआ है कि हम क्या करते हैं कि सर्कल्स के अक्रॉस इस तरीके से I, J और K लिख लेते हैं, फिर I और J का प्रोडक्ट K, J और K का I और K और I का J बनता है। सो इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है इस चार्ज कैरियर के ऊपर वो +J डायरेक्शन में आ रही है। इसकी वजह से यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड एक्सर्ट होगी इन चार्ज कैरियर्स के ऊपर, तो ये चार्जेस ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे
और जो चार्ज कैरियर्स वायर के एंड ए बी के ऊपर मौजूद हैं वो जो मूव कर रहे हैं उनकी मूवमेंट किस तरफ है, उनकी मूवमेंट इन टू द पेज है। सो इस वजह से जब हम उनके लिए यही डायरेक्शनल फार्मूला सॉल्व करेंगे इस तरह से कि एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जिसमें जो डायरेक्शनल फार्मूला है वो एफ बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी यूनिट वेक्टर क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है। और अब चूंकि वेलोसिटी इनटू द पेज है और इनटू द पेज की डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस के से, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अप्लाइड है, तो अब आंसर होगा माइनस जे। तो इस एंड के ऊपर मौजूद जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उन पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड अप्लाई होगी इस तरह से। तो अगर तो एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट है तो यहां पे एक करंट सेटअप हो जाएगा और वो करंट किस तरफ फ्लो करेगा, वो करंट ए और बी कॉइल्स के अंदर डाउनवर्ड फ्लो करेगा और सी और डी के अक्रॉस अपवर्ड फ्लो करेगा। और ये करंट चूंकि रिंग आर और कार्बन ब्रश सी से कांटेक्ट में है इसलिए ये एंड यहाँ पे करंट प्रोवाइडिंग एंड बन जाएगा, और जो दूसरा एंड है जो ए और बी साइड को कनेक्टेड है वो करंट एक्सट्रैक्टिंग एंड बन जाएगा। इस लम्हे ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव होगा और लोड रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा। ये जो साइड्स ए डी और बी सी हैं इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है नेट करंट या नेट ईएमएफ बनाने में, क्योंकि इन एंड्स के ऊपर जो चार्ज कैरियर्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है वो वायर के परपेंडिकुलर है। और जाहिर बात है कि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो वायर के परपेंडिकुलर मूव नहीं कर सकते, इसलिए साइड्स ए डी और साइड्स बी सी नेट ईएमएफ या नेट करंट बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करते। कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसकी है, वो साइड्स ए बी और साइड्स सी डी की है। सो इस वजह से अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज कर लूं मोशनल ईएमएफ का, सो मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या है, वो है E इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो किसको शो कर रहा है, वो लेंज़िस लॉ की स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ये बता रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी है कि वो अपने कॉज को अपोज करती है। दैट मीन्स ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी है कि वो एक स्ट्रेट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करने से रोकती है, उसको अपोज करती है। सो फिलहाल हम चूंकि मैग्नीट्यूड से कंसर्न है सो हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ओनली, और ईएमएफ का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा, जहां पे जो थीटा है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में है। सो वेलोसिटी वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड एंगल है ये थीटा। सो इस एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेशन नंबर 1 कह लेते हैं, और फिर हम इस एक्सप्रेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक साइड AB के लिए, एक साइड BC के लिए, एक साइड CD के लिए और एक साइड DA के लिए। तो सबके एक्सप्रेशंस में हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे VBL साइन थीटा, VBL साइन थीटा, VBL साइन थीटा, VBL साइन थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि साइड AB और साइड CD ही कंट्रीब्यूट करती हैं, सो ये वाले एक्सप्रेशंस यहाँ पे मौजूद रहेंगे। जबकि आप ये लॉजिक देते हुए कि चूंकि चार्ज कैरियर्स परपेंडिकुलर टू वायर मूव नहीं कर सकते, इस वजह से जो साइड्स DA और साइड BC हैं उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनके बनाए गए ईएमएफ को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ये जो साइड BC और साइड CD हैं इनकी वजह से जो फोर्स लग रही है चार्ज कैरियर्स के ऊपर वो क्या कर रही है, वो ये कर रही है कि वायर के इस एंड को पॉजिटिव चार्ज, इस एंड को नेगेटिवली चार्ज बना रही है, ये एंड पॉजिटिवली चार्ज, ये एंड नेगेटिव चार्ज बन रहा है। इस तरीके से यहाँ पे भी जो वायर के एंड्स हैं जो साइडवेज हैं वही नेगेटिव और पॉजिटिव बन रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है इस डायरेक्शन में करंट फ्लो तो मेंटेन नहीं किया जा सकता। करंट जो मेंटेन होगा वो A से B और C से D डायरेक्शन में ही मेंटेन होगा। सो यहाँ पे अगर हम लिख लें कि जो नेट EMF बनती है वो किसके इक्वल है, वो है EMF ऑफ साइड AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो ये जो EMF बन जाएगी ये होगी VBL साइन थीटा प्लस 0 प्लस VBL साइन थीटा प्लस 0। दैट मीन्स EMF इज इक्वल टू
VBL sin थीटा। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमने ये बात बतानी है कि जब ये कॉइल एक वेलोसिटी v के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो ये रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर देती है, और इसका सेंट्रल एक्सिस अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो ये लाइन इसके सेंट्रल एक्सिस को बता रही है जिसके गिर्द ये कॉइल रोटेट कर सकती है। सो वो एक्सिस टॉप व्यू से हमें यहां पे दिखाई देगा, और चूंकि कॉइल रोटेट कर रही है सो टेंजेंशियल या फिर लीनियर वेलोसिटी इज linked with angular velocity by the relation। क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये आप फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे v लीनियर वेलोसिटी, r रेडियस ऑफ द पाथ और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। और हम ये बात जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज टाइम रेट ऑफ कवरिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, और इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड में होता है, जबकि लीनियर वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड में है, क्योंकि जो लीनियर वेलोसिटी है वो लीनियर डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। सो ये हमने यहाँ पे इसका लिंक बना लिया है। अब हम लिख लेते हैं सो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन क्या बन रही है? इक्वेशन बन रही है E इज इक्वल टू 2r ओमेगा BL साइन थीटा। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं, हमें इक्वेशन मिलती है ओमेगा 2RL, इस टर्म को ब्रैकेट में लिखिए, साथ लिखा जाएगा B साइन थीटा। अब हम जरा चलते हैं जनरेटर वाले डायग्राम के ऊपर। यह डायग्राम हमने जनरेटर के लिए एक्सप्रेस की थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कॉइल लिख दिया जाए, और जो यहाँ पे B और C का टोटल डिस्टेंस है वो डायमीटर ऑफ कॉइल लिख दी जाए, जो कि रेडियस से डबल होती है, तो इस साइड को मैं विड्थ ऑफ कॉइल कह सकता हूं। और जो साइड AB या साइड CD की लेंथ है उसे अगर मैं लेंथ लिख देता हूं, तो ये लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई होके हमें इस तरीके से इस कॉइल का एरिया प्रोवाइड करती हैं। सो इसलिए अभी जो हमने यहाँ पे रिलेशन राइट डाउन किया है वो इक्वेशन किस तरह से लिखा जाएगा कि जो 2r वाली टर्म है ये विड्थ ऑफ कॉइल है, और ये जो लेंथ वाली टर्म है ये लेंथ ऑफ कॉइल है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमें एरिया ऑफ कॉइल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसलिए जो EMF है वो क्या बन जाएगी? वो ओमेगा AB साइन थीटा बन जाएगी। और अगर हम यहाँ पे डायग्राम जो हमने ड्रॉ की है वो इस तरह से ड्रॉ करें कि यहाँ पे जो वायर है उसके एक टर्न की बजाय कई टर्न्स हों। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कि लेट से ये जो यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है वो इस तरह से यहाँ पे आके एक टर्न कंप्लीट करने के बाद एग्जिट करने के बजाय यहाँ पे 2 टर्न्स या 2 लूप्स बनाने के बाद फिर यहां से एग्जिट करती है इस जगह से, तो उस केस में जो EMF की वैल्यू होगी वो क्या होगी? फॉर 2 टर्न्स वो बन जाएगी E इज इक्वल टू 2 ओमेगा AB साइन थीटा। और अगर ये हो कि कॉइल 2 टर्न्स के बाद तीसरा भी टर्न इस तरीके से कंप्लीट करे, तो फिर क्या होगा? फिर यहां पे लिखा जाएगा फॉर 3 टर्न्स, रिलेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू 3 ओमेगा AB साइन थीटा। तो अगर हम लिख लें फॉर n टर्न्स, तो n टर्न्स के लिए EMF का रिलेशन बन जाएगा n ओमेगा AB साइन थीटा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियसली जब हमने ये डेरिवेशन स्टार्ट की थी तो उस वक्त हमने एक्सप्रेशन लिखा था E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा, और हमने कहा था कि ये एंगल किन 2 चीज़ों का एंगल है? ये वेलोसिटी वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड एंगल है। अब जो एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है n ओमेगा AB साइन थीटा, तो इस एक्सप्रेशन में ये जो एंगल है इट इज एरिया वेक्टर वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स अगर हम इस कॉइल का टॉप व्यू लिखें यहाँ से,
तो इस जगह के ऊपर हमें चूंकि ये वाला व्यू दिखाई देगा, तो इस कॉइल का जो नॉर्मल बन रहा होगा वो नॉर्मल वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही बन रहा होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप ये नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएं या डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाएं, क्योंकि जो एंगल बनते हैं वो 30 डिग्री हो या 150 डिग्री हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उनका साइन तो सेम ही आना होता है और यहाँ पे साइन थीटा का फंक्शन मौजूद है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जब साइन थीटा मौजूद है तो फर्क नहीं पड़ता कि आपने एन हैट ऊपर की तरफ बनाया है या फिर नीचे की तरफ बनाया है। सो इस तरीके से हमने यहां तक इक्वेशन नंबर 3 तक डेरिवेशन कर ली है। अब हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिंस एंगुलर वेलोसिटी इज टाइम रेट ऑफ कवरिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो थीटा किसके इक्वल है? थीटा ओमेगा टी के इक्वल है। इस वजह से इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 3 बिकम्स E इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन थीटा की जगह पे लिख देंगे ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन 3b। सो थीटा किसके इक्वल आया? थीटा बन गया ओमेगा टी के इक्वल। फर्दर ये कि ये जो ओमेगा का रिलेशन हमने लिखा है थीटा बाय टी, इसमें अगर एक रेवोल्यूशन हो तो थीटा 2 पाई रेडियन बनेगा और टाइम पीरियड कहलाएगा। इसलिए अगर कहीं पे 2 पाई बाय टी इंटू टी लिख दिया जाए तो भी वही मतलब है। कैपिटल टी टाइम पीरियड ऑफ वेव और स्मॉल टी इंस्टेंट ऑफ टाइम जिसके ऊपर आप ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो वो टाइम है। जबकि अगर हम 1/t को f से रिप्लेस कर दें तो ओमेगा का एक्सप्रेशन 2 पाई एफ भी बनता है, जिसकी वजह से हम थीटा की जगह पे 2 पाई एफ टी भी लिख सकते हैं। सो ये जो 2 पाई बाय टी वाली टर्म है इसे हमने 2 पाई एफ से रिप्लेस कर दिया है। सो इक्वेशन नंबर 3b इस तरह भी लिखी जा सकती है कि EMF इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी। इक्वेशन 3c कह लें इसको, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी इंटू साइन 2 पाई एफ टी। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 3d का नाम दे दें। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात हमें पता चल रही है कि जिस कदर ज्यादा फ्रीक्वेंसी से हम एक जनरेटर की कॉइल को रोटेट करेंगे, जो उससे ईएमएफ बनेगी या अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी उस कदर ही ज्यादा होगी। अगर आप 50 हर्ट्ज वाला अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करना चाहते हैं तो जो कॉइल रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में उसे 1 सेकंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट करने चाहिए। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस कदर ओमेगा ज्यादा होगा उस कदर ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, और जिस कदर ओमेगा ज्यादा होगा उस कदर ही ज्यादा ईएमएफ भी जनरेट होगी। सो घर में जो हमें ईएमएफ मिलती है वो 220 वोल्ट मिलती है, जो कि एवरेज या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, जिसपे हम डिटेल में चैप्टर 16 में बात करेंगे। सो फिलहाल हमने यहाँ पे जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है हमने उसकी डिटेल्स डिस्कस की हैं। अब अगर हम इस डायग्राम को दोबारा से ऑब्जर्व करें तो जिस वक्त ये कॉइल बिल्कुल इस पोजीशन में होगी जिस वक्त दिखाई जा रही होगी, तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द एरिया या फिर वेलोसिटी के साथ क्या एंगल बना रही होगी? 90 डिग्री। सो अगर लिखा जाए इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन, तो बताइए जरा साइन 90 डिग्री या फिर साइन पाई बाय 2 रेडियन का आंसर कितना होता है? वो होता है 1। इस केस में इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स E is equal to n omega a b sin of 90 डिग्री, that is 1। सो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा n ओमेगा a b का, उससे आप मैक्सिमम EMF E0 लिखेंगे और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब जो इक्वेशन नंबर 3 थी जो हमने इस तरह से लिखी थी, E is equal to n ओमेगा a b sin थीटा, उसमें इस पूरे टर्म की जगह के ऊपर आप इक्वेशन 4 से E0 पुट कर लेंगे। सो अब आप लिखिए, सो इक्वेशन 3 बिकम्स क्या बन जाती है? इक्वेशन 3 बिकम्स E इज इक्वल टू E0 साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन 5। और अगेन अगर आप यहाँ पे
थीटा की जगह पे ओमेगा टी पुट करना चाहें तो पुट कर सकते हैं। इससे रिलेशन क्या बन जाएगा, इससे रिलेशन बन जाएगा साइन ओमेगा टी, या फिर आप यूं लिख सकते हैं ई नॉट साइन 2π/t इंटू टी, या फिर ई नॉट साइन 2π/ft। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमने जो है इक्वेशन नंबर 5 तक ईएमएफ के रिलेशंस डिस्कस कर लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 के रेफरेंस से हम यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एक हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। ऑल्टरनेटिंग जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो बुक के मुताबिक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इक्वेशन क्या है? वो है E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। लेकिन हमने तो मोशनल ईएमएफ से डेरिवेशन की है, E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा से, और हमने यहां से रिलेशन डिराइव आउट किया है n ओमेगा AB साइन थीटा, जिसे हमने इक्वेशन 3 कहा है। तो अगर इस जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है तो फिर डेरिवेशन तो यहां से होनी चाहिए। सो हम यहां से डेरिवेशन कर लेते हैं। हम यहां पे लिख लेते हैं कि सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट A दैट इज इक्वल टू BA कॉज ऑफ थीटा, सो जो EMF का एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा E इज इक्वल टू -n डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ फाई, या फिर BA कॉस ऑफ थीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने डायग्राम डिस्कस की है इसमें जरा बताइए क्या चीज तब्दील हो रही है? क्या कॉइल पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम चेंज कर रहे हैं, या कॉइल का एरिया श्रिंक या एक्सपेंड कर रहा है, या कॉइल रोटेट कर रही है? तो इसका मतलब है कि कॉइल चूंकि रोटेट कर रही है तो उसका वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है, या फिर एरिया नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है, सिर्फ वही चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम यहां पे लिख लेते हैं सिंस ओनली द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इज चेंजिंग, सो इससे क्या होगा? ईएमएफ का रिलेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू -n, और B और A चूंकि कांस्टेंट है उसे आप इस चेंज वाले ऑपरेटर से बाहर निकाल लीजिए, एक्सप्रेशन कुछ इस किस्म का बन जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि जो डेल्टाज हम यहाँ पे लिखते हैं अपनी सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, एक्चुअली वो डेरिवेटिव्स होते हैं, और हमें ये बात पता है कि जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं d/dt ऑफ एनी टर्म लेट्स से y, और फिलहाल हमने y को cos थीटा लिखा हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाता है d/dt ऑफ cos थीटा, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा। जो स्टूडेंट्स प्री इंजीनियरिंग के हैं या ICS के हैं उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। सो dy/dt किसके इक्वल बन जाएगा? cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल, और साथ लिखा जाता है d/dt ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा के अंदर टाइम मौजूद है। हम ये बात जानते हैं कि थीटा चूंकि ओमेगा टी के इक्वल होता है, इसलिए जब हम ओमेगा टी पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो एक्सप्रेशन कुछ इस किस्म का बन जाएगा dy/dt इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड d/dt ऑफ ओमेगा टी। अब एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो आप उसको यहां इस ऑपरेटर डेरिवेटिव के ऑपरेटर d/dt से बाहर लिख सकते हैं इस तरह से, और बाकी बच जाएगा dt/dt। सो dt से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें यहाँ पे ये बात पता चली कि जो ऑपरेटर है d/dt ऑन y, जहाँ पे y किसके इक्वल है? जहाँ पे y cos ऑफ थीटा के इक्वल है। उसका आंसर क्या आ रहा है? उसका आंसर आ रहा है -ओमेगा ऑफ साइन थीटा। अगर हम इस आंसर को अपनी इस इक्वेशन में पुट कर लें जो कि हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से स्टार्ट की है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ये एक्सप्रेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू -n BA, और इस पूरे टर्म की जगह पे क्या लिखा जाएगा?
माइनस ओमेगा साइन थीटा, दैट मीन्स ई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एन ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा। सो इस तरीके से भी आप इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्ट डेरिवेशन से हमने फाइंड आउट किया है, और बुक ने यही एक्सप्रेशन मोशनल ईएमएफ के फार्मूले से डिस्कस किया है। इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम मोशनल ईएमएफ के फार्मूले से ही ये डेरिवेशन परफॉर्म करें। डियर स्टूडेंट्स, हम वापस चलते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 5 पे। इक्वेशन नंबर 5 है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। इस इक्वेशन को इक्वेशन 5 का नाम दिया है। ये ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस रहेगी चाहे एक्सटर्नल लोड कनेक्टेड हो या ना हो, लेकिन करंट फ्लो तब तक नहीं कर सकता जब तक आपने एक्सटर्नल लोड प्रैक्टिकली कनेक्ट ना कर दिया हो। सो इस वजह से यहां पे लिख लेते हैं इफ एक्सटर्नल लोड इज कनेक्टेड। अगर आप लोड कनेक्ट कर देते हैं तो जो करंट की वैल्यू है वो बन जाती है E ओवर R के इक्वल। यहां पे बुक ने इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू RL नहीं बल्कि R लिखी है। सो मैं भी यहां पे वही सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। सो अगर हम E की जगह पे लिख लें E नॉट साइन थीटा और E नॉट को डिवाइड कर लें R से, तो ये जो टर्म है E नॉट डिवाइडेड बाय R, इसे आप मैक्सिमम करंट या पीक करंट I नॉट का नाम दे सकते हैं। इस तरीके से जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा करंट का वो होगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम देते हैं। अगेन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, जिसे आप इक्वेशन 6b कह लें। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी, दैट इज इक्वेशन 6c। और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई एफ टी। जैसे मर्जी आप लिखना चाहें आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। गिवन डेटा के मुताबिक आप कोई भी एक फॉर्म यूज कर सकते हैं जब आपको कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या फिर न्यूमेरिकल पूछा गया हो तब। ठीक है जी। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इस बात से क्या मुराद है? इस बात से ये मुराद है कि अभी तक जो हमने यहां पे देखा है वो ये कि एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल बन रहा है, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट तो ये होता है कि अगर एक एंड पॉजिटिव हुआ है तो थोड़ी देर बाद वो नेगेटिव हो जाए, और जो एंड नेगेटिव हुआ है थोड़ी देर बाद वो पॉजिटिव हो जाए। जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो किया है वो थोड़ी देर बाद अपनी डायरेक्शन तब्दील करे और वापस आ जाए। दैट मीन्स चार्जेस एक्चुअली कहीं मूव ना करें बल्कि अपने अपने मेन पोजीशन पे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दें। सो इसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। सो ये ऑल्टरनेटिंग करंट किस तरीके से ये जनरेटर जनरेट करता है, इसके लिए हम जरा एक डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह से लेट्स से मैं कहता हूं कि ये मैग्नेटिक पोल्स हैं जिनको हम ड्रॉ कर रहे हैं लिमिटेड से पोर्शन पे। इस तरह से 5 पिक्चर्स इन मैग्नेटिक पोल्स की मैंने ड्रॉ करनी है। सो ये 2 पिक्चर्स हो चुकी हैं। उसके बाद थर्ड पिक्चर, फिर फोर्थ पिक्चर, और फिर है फिफ्थ पिक्चर। और इन पिक्चर्स की सेपरेशन मैं इस ब्लैक कलर्ड लाइन के साथ करने जा रहा हूं, इस तरह से कि ये सेपरेशन है, ये लाइन शो कर रही है कि अब हम डिफरेंट पिक्चर्स व्यू कर रहे हैं। हर 2 ब्लैक लाइंस के दरमियान में एक अलहदा ओरिएंटेशन मौजूद होगी जनरेटर की कॉइल की, इस तरह से।
और इसके साथ साथ हमने जो यहाँ पे ड्रॉ करना है ग्राफ, उस ग्राफ के लिए एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं कि लेट से ये जो ग्राफ की लाइन है, जो वर्टिकल एक्सिस है, वो कौन सा एक्सिस है, वो है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अक्रॉस हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे हम ये रिप्रेजेंट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस तरह से कि यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के अलोंग प्लॉट कर रहे हैं टाइम को, और हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना है। पहली ओरिएंटेशन होगी ये वाली, जिसमें यहाँ पे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। फिर नेक्स्ट पिक्चर में भी ये पोल नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगेन ये पोल नॉर्थ पोल है और ये पोल साउथ पोल है। सो हमने इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस के लिए ग्राफ के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स असाइन कर देने हैं इस तरह से कि ये वो पॉइंट्स हैं, ये पहले पिक्चर का पॉइंट है, ये सेकंड पिक्चर का पॉइंट है, ये थर्ड पिक्चर है, फोर्थ पिक्चर है, और ये फिफ्थ पिक्चर का रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है। हम इस एक्सिस के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉ कर रहे हैं उसमें यहाँ पे 0 वोल्ट लिख देते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ। मैं इन 5 पिक्चर्स में जनरेटर की कॉइल की 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे ये ओरिएंटेशन है, फिर कॉइल रोटेट करते हुए यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगी, फिर रोटेट करते हुए इस ओरिएंटेशन में आएगी, और फिर रोटेट करते हुए इस ओरिएंटेशन में आएगी, और फाइनली जहां से हमने स्टार्ट किया था सेम वही ओरिएंटेशन दोबारा से अचीव हो जाएगी इस तरह से। ठीक है जी। अब लेट्स से मैं फिलहाल यहां पे सिर्फ उस एंड की बात करने जा रहा हूं जिसे मैं यहां पे इस डॉट के जरिए से हाईलाइट कर रहा हूं। सो इनिशियली क्या है, इनिशियली ये है कि यहां पे वायर के इस साइड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और इस पॉइंट पे आते हुए वेलोसिटी की डायरेक्शन इनटू द पेज हो चुकी है, और इस पॉइंट पे आते हुए वेलोसिटी टुवर्ड्स आर लेफ्ट हो चुकी है इस तरह से, और इस पॉइंट पे आते हुए वेलोसिटी अगेन टुवर्ड्स अस हो चुकी है, और यहाँ पे रोटेशन कंप्लीट हो रही है और वेलोसिटी अगेन टुवर्ड्स राइट है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग डायग्राम के अंदर डिस्कस किया था। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड फिलहाल इस स्केलर एरिया के परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड में और वेलोसिटी में एंगल कितना बन रहा है, वो एंगल 0 डिग्री बन रहा है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यूज करें E इज इक्वल टू VPL साइन थीटा, या फिर यूज कर लें E इज इक्वल टू N ओमेगा AB साइन थीटा। तो चूंकि पहले केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और साइन 0 होता है, चाहे यहां पे आए या फिर यहां पे आए, चाहे वेलोसिटी वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड कहें या फिर वेक्टर एरिया वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड कहें, नॉर्मल टू द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लें, तो इस केस में ईएमएफ 0 होगा। सो इस वक्त जो हमारे ग्राफ के ऊपर पॉइंट आएगा वो इस जगह के ऊपर आएगा। उसके बाद हम इस पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो प्लेन ऑफ द एरिया के पैरेलल हैं, लेकिन वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर हैं, और जब यहाँ पे साइन 90 आएगा तो साइन 91 होता है। जो एक्सप्रेशन होगा वो सिर्फ N ओमेगा AB बचेगा, जिसे हम E0 लिखते हैं। तो इस वक्त जो EMF इंस्टेंटेनियस होगी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी। अगेन थोड़ी देर बाद यहाँ पे कॉइल इस ओरिएंटेशन में आएगी कि मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया से परपेंडिकुलरली पास कर रही होगी, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 180 डिग्री होगा। सो साइन 180 डिग्री अगेन 0 होता है। सो आप चाहे यहाँ पे या फिर यहाँ पे पुट कर लें, आंसर 0 आएगा, और इस वक्त इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी। और जब कॉइल रोटेट करती हुई इस ओरिएंटेशन में आएगी कि जब थीटा की वैल्यू 270 डिग्री बन रही होगी वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में। सो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सो हम यहाँ पे 90 डिग्री लिख के साइन 91 के साथ वैसे ही माइनस लिख लें, या फिर साइन 270 करेंगे तो आंसर -1 आएगा।
तो जब माइनस एन ओमेगा ए बी को हम माइनस ई नॉट लिखेंगे तो यहाँ पे जो ग्राफ का पॉइंट आएगा वो इस पॉइंट के सामने यहाँ पे इस जगह के ऊपर आएगा। और अगेन फाइनली इस पॉइंट के ऊपर एंगल 360 डिग्री होगा जो कि 0 डिग्री के इक्वल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगेन इस एरिया में से परपेंडिकुलरली पास करेंगी और नॉर्मल टू द एरिया के साथ पैरेलल बनेंगी। तो यहाँ पे तमाम डायरेक्शंस ही नॉर्मल टू द एरिया के साथ ली गई हैं। सो चूंकि अगेन साइन थीटा ऑफ 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री 0 होता है, सो अगेन इस वक्त इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी। सो अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को मिला लें तो आपको इस तरीके से एक साइन वेव बनती हुई दिखाई देगी। सो ये वेव साइन वेव है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे इस तरीके से कोई साटूथ वेव बना लें, वरना इन पॉइंट्स को मिला के हम साटूथ वेव भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पे सिर्फ 0, 90, 180, 270 और 360 डिग्रीज लिए हैं। दरमियान के एंगल्स तो टेस्ट ही नहीं किए। तो दरमियान के एंगल्स अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वेव साटूथ नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम इस जगह के ऊपर 45 का एंगल लेते हैं तो अगर तो ईएमएफ इस जगह के ऊपर होती ना यहाँ से, तो इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करते तो साटूथ वेव आ जाती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब एंगल की वैल्यू 45 डिग्री होती है तो आंसर 0.5 ई नॉट नहीं आता, 0.7 ई नॉट आता है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही होती है। तो इसलिए जब बाकी सारे पॉइंट्स भी डिस्कस किए जाते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि जो ईएमएफ जनरेट होती है किसी जनरेटर से, उसकी जो वेव फॉर्म है वो साइन वेव है। इस वेव को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं साइनोसॉइडल वेव। इस सारे डिस्कशन के बाद हमने एक पैराग्राफ लिखना है कंक्लूजन की हेडिंग के साथ, और इस हेडिंग में हमने क्या चीज डिस्कस करनी है? हमने ये डिस्कस करना है कि जो स्मॉल स्केल के जनरेटर्स होते हैं जैसे कि हाउस होल्ड जनरेटर्स, उनमें चूंकि ये स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस रिलेटिव मोशन में होते हैं, इनमें फ्रिक्शन की वजह से, रबिंग की वजह से जो है वो वेयर एंड टेयर चल रहा होता है। दैट मीन्स ये कार्बन ब्रशेस और रिंग्स में से यूजुअली कार्बन ब्रश ज़्यादा जल्दी घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हर कुछ अरसे के यूज़ के बाद आपको क्या करना पड़ता है? आपको कार्बन ब्रशेस को तब्दील करना पड़ता है। जो हाउस होल्ड जनरेटर्स हैं वो हर कुछ अरसे में एक खास टाइम पीरियड के बाद रिपेयर होने जाते हैं और उनके कार्बन ब्रशेस रिप्लेस होते हैं। लेकिन ये काम इंडस्ट्रियल जनरेटर के लिए बड़ा मुश्किल है। अगर हम इंडस्ट्रियल जनरेटर की बात करें तो उसका साइज तो वैसे ही ट्रक जितना होता है। इतना हैवी जनरेटर कौन उठा के टेक्नीशियन के पास लेके जाएगा? या अगर टेक्नीशियन आता है उसको रिपेयर करने के लिए तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उस जनरेटर को ओपन करने में और उससे जो सूटेबल और जो कंपैटिबल पार्ट्स हैं वो फाइंड आउट करने में। तो इसलिए इंडस्ट्रियल जनरेटर्स के लिए सूटेबल नहीं है कि उनको बार बार खोल के उनके कार्बन ब्रशेस और रिंग्स तब्दील किए जाएं। वहाँ पे एक डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। वो डिफरेंट मैकेनिज्म क्या है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे जो आर्म जनरेटर की कॉइल ड्रॉ की है उसमें और इंडस्ट्रियल जनरेटर में ये फ़र्क है कि कुछ तब्दीलियां की गई हैं। वो तब्दीलियां क्या हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे ये रिंग मौजूद नहीं होंगे, और ना ही ये कार्बन ब्रशेस मौजूद होंगे, और ना ही इस जगह के ऊपर कोई शाफ्ट मौजूद होगी। अब क्या किया जाएगा कि इन वायर्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा आउटपुट टर्मिनल्स के साथ इस तरह से। तो अब तो मसला पड़ जाएगा, ये कॉइल घूमेगी किस तरह? अगर ये कॉइल अब रोटेट की तो ये तो वायर्स ट्विस्ट हो जाएंगी, और ट्विस्ट होने के बाद कितनी रोटेशन ये परफॉर्म कर पाएंगी? बहुत थोड़ी सी, 2 या 3। उसके बाद ट्विस्टिंग इस कदर ज़्यादा होगी कि कॉइल रोटेट नहीं कर पाएगी। तो इसका क्या हल है? हमने कार्बन ब्रशेस और रिंग्स जो हैं वो तो नहीं लगाने यहाँ पे, वरना वो बार बार तब्दील करने पड़ेंगे। इसका हल ये है कि ये जो आपने फील्ड मैग्नेट्स कनेक्ट किए हैं, आप इन फील्ड मैग्नेट्स को किसी शाफ्ट से कनेक्ट करें इस तरह से, और पहले आपने कॉइल को रोटेट करवाया था, अब आप फील्ड मैग्नेट्स को रोटेट करवाएं। अगर आपने ऊपर से देखने पे जो कॉइल है
उस कॉइल को रोटेट करवाया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपने फील्ड मैग्नेट्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है, जिससे क्या होगा, रिलेटिव एंगुलर मोशन अचीव हो जाएगी और अब भी वही ईएमएफ और वही करंट प्रोवाइड होगा जो कि पहले कॉइल की मूवमेंट से हमें मिल रहा था। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम आम छोटे जनरेटर्स में ही स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस के बजाय फील्ड मैग्नेट्स को क्यों नहीं रोटेट करवा लेते। तो इसका आंसर ये है कि जो फील्ड मैग्नेट्स हैं वो मैसिव होते हैं, उनका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है। लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से अगर हम उनको रोटेट करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ होगा, उनके लिए फ्रिक्शनल फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा आएंगी। सो छोटे जनरेटर्स के लिए यही फिजिबल है कि आप उसमें कॉइल जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है आप उसको रोटेट करवाएं। लेकिन बड़े जनरेटर्स जिन्होंने पूरी पूरी बिल्डिंग चलानी होती हैं या फैक्ट्रियाँ चलानी होती हैं, तो उनके लिए ये फिजिबल है कि ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करके वो फील्ड मैग्नेट्स की रोटेशन की वजह से ईएमएफ जनरेट करें या फिर करंट प्रोवाइड करें। यहाँ तक हमने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की डिटेल्स डिस्कस कर ली हैं। अब हम चलते हैं ज़रा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की तरफ। हमारा पहला एमसीक्यू है, अ कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स ऑफ सर्कुलर एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। सो रेडियस है 5 into 10⁻⁻2 मीटर और 0.050 मीटर is revolving at the rate of 50 revolutions per second. So ओमेगा की वैल्यू है 50 revolutions per second और हमें ये बात पता है कि जो 1 revolution है 1 revolution 360 डिग्रीज या फिर 2 पाई रेडियन के इक्वल आता है। सो हम यहाँ पे अगर लिख लेते हैं 2 पाई रेडियन, तो जो ओमेगा के यूनिट्स हैं वो एसआई वैल्यू में तब्दील हो जाएंगे 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 मिली टेस्ला, सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 5 into 10⁻³ टेस्ला। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ पीक ईएमएफ। ई नॉट फाइंड आउट करना है। ई नॉट का एक्सप्रेशन है ई नॉट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी। फर्दर ओमेगा की जगह पे लिखा जाएगा 2 पाई एफ और साथ बाकी टर्म्स एज इट इज हैं। सो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ई नॉट इज इक्वल टू 1000 और ओमेगा की कंबाइंड वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड और एरिया है पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई इंटू 0.05 स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 5 मिली टेस्ला। सो ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर होगा 12.33 वोल्ट्स। सो जो नियरेस्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। सो यही करेक्ट ऑप्शन होगी। बाकी अगर आप यूनिट्स कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके यूनिट्स हैं रेडियन पर सेकंड में, एरिया के मीटर स्क्वायर में है और जो टेस्ला के हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड के हैं वो टेस्ला में है। और हम ये बात जानते हैं कि रेडियन डायमेंशनलेस है तो उसको नहीं लिखना। टेस्ला की जगह पे हम न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट होगा। न्यूटन मीटर जूल होता है और एम्पेयर सेकंड कूलम और फर्दर ये वोल्ट के इक्वल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइल हैज पीक इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 16 वोल्ट। सो ई नॉट की वैल्यू गिवन है 16 वोल्ट। What must be instantaneous value when its normal to the area is making an angle of π/6 radian with externally applied magnetic field? So relation है E is equal to E naught sin theta. So E naught की वैल्यू अगर हम लिखते हैं 16 वोल्ट और sin π/6 रेडियन लिखते हैं तो हमें ये पता है कि π/6 रेडियन तो 30 डिग्री के इक्वल होता है। वो कैसे कि अगर पाई 180 डिग्री के इक्वल है तो आप दोनों साइड को 6 से डिवाइड कर लें, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि π/6 रेडियन 30 डिग्री के इक्वल आता है और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। सो 16 वोल्ट को जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 8 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जनरेटर ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, सो एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 100 into 10⁻⁻2 meter square, that means 100 into 10⁻⁻4 meter square, has 500 turns, so n is 500, has frequency of 50 hertz, so f is 50 hertz, while rotating in magnetic field of 30 milli tesla, that means 30 into 10⁻⁻3 tesla. It supplies current to a load of 1000 pi ohms.
व्हाट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, आई नॉट फाइंड करना है। सो आई नॉट का एक्सप्रेशन क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाय आर। ई नॉट का एक्सप्रेशन एन ओमेगा ए बी होता है और ओमेगा डायरेक्टली नहीं गिवन, इसकी जगह पे हमें 2 पाई एफ गिवन है। सो बाकी टर्म्स एज इट इज हैं। अब हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करनी है वैल्यूज की। सो आई नॉट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एन की वैल्यू है 500 इंटू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और एरिया है 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड है 30 मिली टेस्ला। सो ये इसकी वैल्यूज है और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है 1000 पाई और न्यूमरेटर वाले टर्म के यूनिट्स हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखे कि वोल्ट के इक्वल आते हैं और रेजिस्टेंस ओम है। सो वोल्ट पर ओम को हम नेक्स्ट स्टेप में एम्पेयर लिखेंगे और कैंसिलेशन इस तरह से होगी कि पाई पाई से कैंसिल आउट होगा, 500 इंटू 2000 होता है, ये 1000 से कट जाएगा और 10⁻⁻4 की वजह से ये 4 जीरोस खत्म हो जाएंगे और जो आई नॉट का एक्सप्रेशन है वो बनेगा 5 इंटू 3 15 इंटू 10⁻⁻3 एम्पेयर और 15 मिली एम्पेयर्स, दैट इज आवर ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स एंड 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। सो चूंकि प्रीफिक्स सेंटी का भी मौजूद है इसलिए ये लिखा जाएगा 2000 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2000 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर और 0.2 मीटर स्क्वायर in a magnetic field of 1.32 milli Tesla. It is equal to 1.32 into 10⁻⁻3 Teslas. If generator's maximum EMF is 100 volt, what must be frequency of generated electricity? F find करना है। So E नॉट का रिलेशन है N ओमेगा ए बी। ओमेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ ए बी, बाकी तमाम टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें, रिलेशन बनेगा ई नॉट ओवर एन इंटू 2 पाई इंटू ए बी। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लें। सो ई नॉट की वैल्यू क्या बनेगी, 100 वोल्ट ओवर एन, एन है 1000 इंटू 2 पाई और इंटू एरिया ऑफ 0.2। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 1.32 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। साथ डिनोमिनेटर वाले टर्म्स के यूनिट्स लिख देते हैं। इसके यूनिट्स हैं रेडियन, एरिया के हैं मीटर स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड के हैं टेस्ला। सो कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपको आंसर मिलेगा 60 हर्ट्ज। अब ये जो यूनिट्स हैं वोल्ट ओवर रेडियन मीटर स्क्वायर इंटू टेस्ला, ये हर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट हुए, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं W/Q, जहां से हम वोल्ट की जगह पे लिखेंगे जूल पर कूलम और B इज इक्वल टू F ओवर IL से हम यहाँ पे टेस्ला को रिप्लेस कर देंगे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर से। सो वोल्ट की जगह पे लिखा जाएगा जूल पर कूलम, रेडियन वैसे ही डायमेंशनलेस है और साथ लिखा हुआ है 1 ओवर मीटर स्क्वायर और टेस्ला की जगह पे लिखा जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। सो मीटर स्क्वायर 1 मीटर की पावर से कैंसिल आउट होगा, न्यूटन मीटर जूल से कटेगा और बाकी यूनिट्स बचेंगे एम्पेयर ओवर कूलम। चूंकि Q इज इक्वल टू IT होता है इसलिए हम कूलम की जगह पे एम्पेयर सेकंड पुट कर सकते हैं और रिलेशन बन जाएगा इस तरीके से 1 ओवर सेकंड, इसे हम पर सेकंड भी लिखते हैं और इसे हम हर्ट्ज भी लिखते हैं। सो इस तरीके से ये यूनिट्स कन्वर्ट हुए हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर और उससे रिलेटेड MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की डिटेल्स पढ़ी। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को किस तरीके से हम डीसी या डायरेक्ट करंट जनरेटर में तब्दील कर देते हैं। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।